इससे पहले राघव कभी लूप पढ़े हो? इससे पहले तो लूप कभी नहीं पढ़े हो। नहीं सर, कुछ नहीं पढ़ा। तो लूप वही है जिसमें रिपीटेड टास्क हम कर रहे होते हैं। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है प्रोग्रामिंग में कि कई बार मान लो एक एरे है जिसमें कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, एम्प्लॉय नेम सी सारी के सारी को प्रिंट करना है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो नंबर हमें पता होना चाहिए, उसके बाद उतने टाइम हमें लूप करना होगा ताकि एक सिंगल सिस्टम आउट प्रिंटलन से हम सारे डिटेल्स दिखा सकें। तो इस तरीके से कई बार एरे वगैरह के साथ जब मेनली हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास आता है जब सेम टास्क को रिपीट करना हो, उस टाइम में हमें लूप यूज करना होता है। पर ऑलमोस्ट हर लूप में हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन होता है। लूप ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चलता जाए चलता जाए चलता जाए। उस लूप के लिए एक फिक्स होगा कि 5 टाइम्स 10 टाइम्स या कितने टाइम्स, जैसे ही कंडीशन फुलफिल होगा वो लूप खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक वाइल है। तो देखोगे तो इसका सिंटेक्स है वाइल, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद स्टेटमेंट होते हैं जो उस लूप के अंदर रन करेंगे, रिपीट करेंगे। तो एग्जांपल है पब्लिक क्लास टेस्ट। टेस्ट यहाँ पे क्लास नेम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैनी स्ट्रिंग आर्ग्स हमें देना ही देना है क्योंकि वो पिन मेथड हम नहीं देंगे तो क्लास रन नहीं करेगा। उसके बाद इंट एक टाइप है, ये वेरिएबल है क्योंकि हमें ये इंटीजर वैल्यू देना है ना, डिजिट 10, इसलिए इंट x10 यहाँ पे हमने दिया। तो अब हमें इस x का जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना है। कितनी बार प्रिंट करना है? तो अभी हमें 20 टाइम प्रिंट करना है। तो हमने वाइल दिया, वाइल के अंदर जैसे हम देखेंगे कि सिंटैक्स में हमने पहले देखा कि बुलियन एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं इसके अंदर। तो एक्सप्रेशन हो गया। अब जब तक ये बुलियन एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड होगा तब तक ये लूप रन करेगा। सेव एक सिंगल लाइन सिस्टम और प्रिंटलन इतने टाइम रन करेगा जब तक कि सेटिस्फाइड होगा। जैसे इस लाइन के बाद फिर हमने x को प्लस प्लस किया है, वैल्यू बढ़ाया है, फिर सिस्टम आउट प्रिंटलन हमने वो ये लाइन ब्रेक दिया है। इसका आउटपुट हमारे पास आएगा वैल्यू ऑफ x 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 के बाद क्या होगा? जैसे ही 20 आएगा, x20 यहाँ पे वैल्यू आ गया, ये बुलियन एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। समझ में आया ये सबसे बेसिक एग्जांपल राघव? हाँ जी सर। मेन यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट कि रिपीटेड टास्क हमें करना है और हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए, बस यही मेन है। जब तक वो एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, मींस बुलियन एक्सप्रेशन वो जब तक फॉल्स है तब तक रन करेगा। जैसे ही वो बुलियन वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होंगे, मींस ट्रू होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। सेम ऐसा ही है हमारे पास डू और वाइल लूप, सेम है, पर एटलीस्ट हमें एक सिंगल टाइम हमें कुछ ना कुछ करना ही हो, तब वो हम डू के अंदर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास वाइल एक्सप्रेशन है, डू स्टेटमेंट वाइल। So in this one, if you will notice, Boolean expression appears at the end of the loop. So the statement in the loop execute once before the Boolean is tested. So do पहले एक बार होना ही होना है, do के बाद जो भी स्टेटमेंट हम देंगे वो होगा, उसके बाद जो है सो Boolean एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका एग्जांपल हम अभी देखते हैं। Public class test, public static void main string x, int x is equal to 10. After that we have do. Inside do we are trying to print system out println value of x plus x plus plus system out println line break. After that we have while x and this Boolean expression. So output will be value of x10, value of x11, value of x12, value of x13. In this example we have one do statement also, and every time it's guaranteed that this do will run. While may run or may not run based on Boolean expression, but this do statement will work every time. That's the main difference between while and do while. After that we have for loop. It's a very popular and a lot of times if you are writing any Java program, you will write down this for loop. In this for loop we have three different parts. One, initialization,
After that, Boolean expression, and after that, update. So in initialization, we provide local variable. In Boolean expression, we provide our Boolean condition. And in update, we provide int plus plus. So in this example, we have a class test, public static void main, int x is equal to 10. Here we are initializing inside for loop. In while or do while, in separate line, we are initializing x, int x is equal to 10. It's outside of our while or do while. But in for loop, we are initializing inside for loop for int x equal to 10. After that, we have our Boolean expression that we can provide any Boolean expression, anything. After that, we have x is equal to x plus 1. After that, we have system out println value of x is equal to plus x. And after that, we have system out print line break. And when we will compile and run this one, we will get 10, 11, 12, 13. कोई डाउट राघव ये while do while और for loop में? सर नहीं सर। for loop समझ में आया? हाँ जी सर। डिफरेंस वही है, while में पहले हम लोग क्या करते थे, int x equal to 10 देते थे, और इसमें क्या कर रहे हैं कि हम एक साथ ही इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, और लूप को हमेशा एक इंक्रीमेंटल वैल्यू देना होता है। जैसे वो अगर हम नहीं देंगे तो लूप एक बार ही रन करेगा, तो उस लूप को एक x प्लस हम हमेशा दे रहे होते हैं। तो जैसे हमने अगर int x लिया है तो x प्लस 1 होगा, अगर int के बाद वेरिएबल वही हमने y लिया तो y प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, हर जगह हमने एक प्लस जरूर दिया है। यहाँ भी x प्लस प्लस है, x प्लस प्लस या x प्लस 1 दोनों सेम है। ये लाइन और वो लाइन आइडेंटिकल है, सेम मीनिंग है, सेम कंपाइल होके सेम कोड होगा, रन करेगा। After Java 5, they added one more type. In this loop, you can just provide declaration and expression. In declaration and expression, you have this same example. You can out numbers. We can provide this, only this part. Int x. After that, we have this, and after that, numbers we can provide, and it will do same thing. This numbers is our array. This one is our variable and variable type. So instead of providing this 3-line initialization, Boolean expression, update, we can also provide only these two, declaration and expression, and it will provide same result. Same thing, same result. Just we change the syntax in Java 5. Same way we have a break keyword. So instead of loop is based on x plus plus or based on incremental value, we can also provide any type of condition, and based on that condition, we can also stop execution of our program. So in this one, public class test, public static void main string args, we have int numbers. This one is array. So int numbers is an array, and this one is array's value, more than one value, 10, 20, 30, 40, 50. So after this line, we have one variable numbers holding 10, 20, 30, 40, 50 values. And for int x, same for, we provided these numbers. And inside for loop, we provided one condition. If x equal to 30, we will break. So this break keyword will break if this condition will satisfied. This is break. Same way we have continue. So instead of, we can also use continue, same example, same loop, but instead of break, we are using continue here. So after loop, we will see the decision making. Decision making is very important.
So in our program, if we have to provide any condition, so suppose if someone age is greater than 50, then he is senior citizen, and if less than 15, then he is teenager. Such type of condition you have to provide in program, and that time you will use if-else statement or decision making. For decision making, we have two different type of statements in Java. One is if statements, and another one switch statement. But popular one is if statement. So we will see the syntax of if statement. In if statement, we provide if, after that we provide Boolean expression, and after that we provide statement. So in this example, we have public static void main string x. After that we have int x equal to 10. Now after that we have condition. This if, after that condition. This condition is Boolean expression. So if that condition will, if it's false, this part of code will not work. If that expression is true, then this code will work. So if our Boolean expression, and after that system out println. This is if statement. When we will compile this based on this Boolean expression, this line will print or it will not print. This was a simplest example of if. When you will program, suppose in a registration module or any microservice or any type of code, a lot of time, a lot of place you will use such type of code, this conditional statements. In the same way, in this one we use only if. If something, then do this. But next type of if, we have if else statement. So suppose if this Boolean expression is not true, then next step we are giving one plan B also. So in such type of syntax, we provide one if Boolean expression after the statement, and after that in else we will provide one more statement. So if Boolean expression will fail, then this else part will run. We have one example, public class test, public static void main string else. After that we have int x is equal to 30. After that we have if. Inside if we have Boolean expression, and after this Boolean expression we have system out print. This is if statement. After that we provided else part. Inside else part we have system out print. This is else statement. So in our example, this Boolean expression will give false. So our else statement will work or run. So we will get this is else statement. And if it's true, then only this if part will work. Now we have one more variation of if else, if else statement. Now we have one more type, if. After that we have else if. Again else if we want to provide one more expression, and at last else. First we started with only if. After that we have if else, and now we are on if else if. So in this one we have if Boolean expression. After that our statement line that we want to run. After that we have else if. Again one Boolean expression. After that statement. After that we can loop n number of same else if we want. After that we have else if Boolean expression 2, Boolean expression 3, Boolean expression 4. And at the end we will provide else part. Now we'll see one example. In this example we have public class test, public static void main string x. After that we have int x is equal to 30. It's a variable, we assign 30 value, and after that in if we will test or verify if x is equal to 10. So it's false. We assign x as a 30. In this
if we are verifying if x value is 10, it's false. So this part will not work. So the system out println value of x is 10. This line will not work, run. After that, we have else if x equal to 20. This one is also not true, so this one will not work. After that, we have else if x is equal to 30, system out println value of x is 30. So this part will work because our x value is 30. So only this part will work. And if this part is working, then this else part will not work. So when we will run this program, it will print value of x is equal to 30. Raghav, any doubt in this program? This one is a little bit complex. Apurva, any doubt? So after that, we have nested if-else statement. Same type of if-else, but this time it's nested. So inside one if, we can provide one more if. So we can create a chain of if. So one by one, we can verify if our one Boolean expression is true. Then we will go to next step. Next Boolean expression we will verify. After next, we can also add one more n number of time. It's a nested if. In nested if else, after if we will not provide else or else if. After if we will provide again if block. So in this syntax example, we have if Boolean expression, after it our statement, and after it again we started with if instead of else or else if. This one is nested if. We have an example of nested if else. We define one class, public class test. Public is our it's defining if this class can be accessible by other class or not. After that, we have class. After that, we have class name, public static void main for JVM. After that, we define two variables, int x equal to 30 and int y equal to 10. Now we are verifying if x is equal to 30 and if y is equal to 10. So in our this example, first we are verifying x value. After that, we are verifying y. And only after that, we are providing one statement, system out println x is equal to 30 and y is equal to 10. In our case, in our example, it's really x equal to 30 and in y, it's really we assign y as a 10. So this block will run and it will print system out print x equal to 30 and y equal to 10. So we have result as a x equal to 30 and y as a 10. So in same way, if else way, we have one more switch statement. But in this one, switch statement allow a variable to be tested for equality against a list of values. So each value we will call as a case, and we will provide syntax like switch after that expression. And inside case, we will provide value. So first, we will define a switch keyword, and after that expression, same like we are providing if and Boolean expression. And after that, instead of different statement, we will provide line like case. So same like else, but instead of else, we are providing case and value. So in switch expression, case value statement, after that we can provide break, it's optional. After that we can provide case value, again we can provide break or continue as optional. And same like else, we can provide a default value also. So we will see one example. So we have one test class, public class test, public static void main we provided. And from this main, we are taking some input as a grade. So suppose if someone is typing grade as C, that time this part, this switch, inside switch we provided this grade, this value, our expression. In this case A, we are verifying if
passed grade value is A or not. In our case, suppose if we provided C, then this case A will not match. It will break. Same way, case B will not work. Same way, case C will work. So we can provide different variables or value that we want to cross check with a single switch. That time we will use switch. Inside switch, we will pass that variable. That variable we want to verify this. We want to cross check with all the case. In case we will provide that value that we want to cross check. In our case, it's a grade A, B, or C, or D, E, F. So in switch grade, you can pass any value A, B, or C, and based on that value, and if that value will match with this case value, that line, that system out println or whatever logic you provided inside that case, that will run. So in our case, all variables we assign as a capital A, B, C, D, F. So when we are running this program, at running time, if we will provide Java test A is invalid because it's a small. So this default will work. In default, we provide invalid grade and system out println your grade is grade. So this default will work if we are providing invalid values or variable value. Now we will pass this Java test A. That time this A will match with this case A. Both are capital, it will match. And this system out println excellent, this one will run. And after that it will break this. But this your grade is grade. This part will also work because it's default one. So now we have Java test A excellent from system out println, and after that we have this line your grade is A. So if instead of if we will pass C, then it will call this C part and it will run system out println well done, and after it will break down. So if we are passing C, we will get well done and your grade is C. This one is a switch. Any question, Raghav, Apurva, any doubt? हो सर समझ में आ गया ये? सर नहीं, स्विच वाला नहीं आया सर. ये लाइन जो है इसमें अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है. जब हम टाइप कर रहे हैं ना जावा रन करवाने के लिए, उस टाइम में कोई भी वैल्यू हम पास कर सकते होते हैं, जैसे इनपुट ले सकते होते हैं. इस लाइन को भी भूल भी जाओ तो बस ये समझो कि ये ग्रेड वैल्यू जो है ना, वो हम जो चाहे रन करवाने टाइम में एबीसी ले सकते होते हैं. ग्रेड वैल्यू नॉर्मली जहाँ पे एबीसीडी करके है और ग्रेड वैल्यू हम पास कर रहे हैं तो ये ग्रेड वैल्यू आ जाएगा. यहाँ तक समझ में आया कि ये ग्रेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगा? हाँ जी, हाँ जी. तो जब तुम रन करवा रहे हो तो कोई भी ग्रेड वैल्यू दे सकते हो. किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड वैल्यू तो एबीसी कुछ भी हो सकता है ना. हमें बेस्ड ऑन ग्रेड वैल्यू प्रिंट करवाना है कि स्टूडेंट कैसा कर रहा है, एक्सीलेंट कर रहा है, वेल डन कर रहा है, गुड कर रहा है. उस केस में ये प्रोग्राम लिखा गया है. तो ग्रेड जो है एबीसी जो हमारा इनपुट है, बेस्ड ऑन दैट इनपुट ही हमें कुछ भी करवाना है ना. जैसे कि हमें एक्सीलेंट लिखना है या वेल्डन या गुड लिखना है, वो कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, वो ग्रेड पे लिखना है. अगर ए होगा तो हम एक्सीलेंट लिख रहे हैं, पर सी में तो एक्सीलेंट नहीं लिख सकते हैं. तो हमारे पास एक टेस्ट केस आ गया. करेक्ट? वही जो नॉर्मल भी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं टेस्ट केस है कि अगर ये सी है तो हमें उसे इतने मार्क्स देने हैं, या वेल्डन देना है, ए है तो एक्सीलेंट देना है. तो उसी को जावा में हम एज अ केस, ये केस कीवर्ड है जावा का, ये हम केस ऐसे लिख रहे हैं. उसके बाद वो जो वैल्यू हम उम्मीद कर रहे हैं कि एज अ ग्रेड पास कर रही है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होगा, वो वैल्यू है.
यहाँ तक हमें पता है कि ग्रेड जो भी पास होकर के स्विच में आएगा वो ABCD ही होगा। तो हमारा जो टेस्ट केस है वो केस इस पे ही बन रहा है कि केस A, केस B, केस C, जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास है जो ग्रेड पे हम दे रहे हैं उस पे हमारे केस बन के आए। केस हमने डिफाइन किया, केस A डिफाइन किया। अब अगर ये ग्रेड से पास किया हुआ वैल्यू A होगा तो ये केस एक्टिवेट हो जाएगा, मीन्स ये पार्ट एक्टिवेट होगा कोड का। अगर ये नहीं है तो ये पार्ट एक्टिवेट नहीं होगा, फिर डिफॉल्ट पार्ट एक्टिवेट होगा, ये नहीं होगा। हमारे केस में अगर हम ए देते ये पार्ट एक्टिवेट होके एक्सीलेंट प्रिंट करेगा, पर बी होगा ये केस एक्टिवेट नहीं होगा, बी वाला होगा। जानबूझ के इसमें हम सिस्टम आउट हमने नहीं दिया है क्योंकि हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ सी दे रहे हैं या फिर डी दे रहे हैं। तो फिर केस सी है, अगर सी हमने दिया ये पार्ट एक्टिवेट हुआ, सिस्टम आउट प्रिंटलन हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा। अब जब हमने सी दिया, प्रिंट कर दिया है ऑलरेडी, तो हमें पता है कि अब सी के बाद अब करना क्या है, कुछ नहीं। अब वो डी वगैरह से फिर क्यों वेरीफाई करने जाएगा जब हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि सी से मैच हो चुका है। अगर एक हमारा केस सी से मैच हो गया तो डी से थोड़ी मैच होगा, इक्वल टू सी होगा लेकिन सी इक्वल टू डी तो नहीं होगा, तो फिर हम उसको वहीं पे ब्रेक कर देंगे। इस वजह से हमने ब्रेक किया है कि अब आगे वो कुछ मैच करवाने की जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए मिल गया। लेकिन हो सकता है कि डी भी हो सकता है, तो फिर हमने डी के लिए भी केस दिया और एफ के लिए भी दिया। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें वो सारे केस जो भी हमें जितने भी वेरिएबल्स उम्मीद है कि इनपुट होंगे उनके लिए केस लिखने होंगे। ये समझ में आया? हाँ जी सर। और थोड़ा प्रोग्राम लिखने पे और समझ में आएगा, बट नॉर्मली हम लोग जिस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं वेब वेस्ट वगैरह में, नॉर्मली इस तरह की चीजें हम स्विच वगैरह काफी कम यूज करते हैं। नॉर्मली ये फेल ही यूज करते हैं ज्यादा। तो ये हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है। जब भी जावा में हम वेरिएबल वगैरह जब जान जाते हैं कैसे डिफाइन करना है, उसके बाद ये कंट्रोल स्टेटमेंट जानना जरूरी होता है। इससे हम ना लॉजिकली कुछ भी कर सकते होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एज पे हम डिफाइन कर सकते हैं कौन सीनियर सिटीजन है कौन नहीं है। इस पे ही अगर कोई वैल्यू या वेरिएबल है नहीं है तो फिर डाटाबेस में स्टोर करना है नहीं करना है। कई बार हमें वैलिडेट करना होता है कि एज, जैसे किसी ने फ्रंट एंड से हम कई बार एज ले रहे होते हैं, तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि यूजर हमें जानबूझ के परेशान करेगा या हैक करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है जब हम एज ले रहे हैं वहाँ पे कोई माइनस में भी वैल्यू डाल सकता है, इंट की जगह एबीसी भी डाल सकता है। तो उसे हम बैकग्राउंड में कैसे वेरीफाई करेंगे? तो उसके लिए फिर ये इफ एल्स जैसे स्टेटमेंट से हम वेरीफाई कर रहे होते हैं। सबमिट कर दिया किसी ने बिना ईमेल आईडी या नेम डाल दिए हुए, बैकएंड में क्या करोगे? उस वैल्यू को लेने के बाद वो नल है कि नहीं या फिर वो रियली वैल्यू है कि नहीं, वो बस इफ एल्स वगैरह नहीं, वो वैलिडेशन देने के लिए हमें लिखना ही लिखना होगा। ऑलमोस्ट कोई भी ढंग का प्रोग्राम जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह आएगा ही आएगा। ये जो भी हम अभी कंडीशन वगैरह पढ़ रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट वो लिखने ही होंगे। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेसिक है। और ऑलमोस्ट सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, सब में ऑलमोस्ट सेम इसी तरह के स्विच हैं, केसेज हैं, इफ एल्स हैं, व्हाइल, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। सिंटैक्स थोड़ी सी चेंज है, कॉन्सेप्ट सब में है। जी सर। अभी तक हम लोग स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तो थोड़ा सा स्ट्रिंग को देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या है। तो नॉर्मली जो भी लाइंस या कुछ भी हम जो भी अंदर कोड के अंदर देते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। सिंपली जैसे हम हेलो वर्ल्ड ही लिख रहे थे अभी बार बार, वो हमारा स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग को जब हम डिफाइन करते हैं वो ऐसे करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे आगे कैपिटल से स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग हम लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम देते हैं, उसके बाद इस तरह से कोटेशन में हम जो भी डालना हो हम दे देते हैं डबल कोट में। ये स्ट्रिंग होता है प्लस सेमीकोलन में। इस तरीके से हम कोई भी स्ट्रिंग का जो वैल्यू है उसे डिफाइन कर रहे होते हैं। सेम वे में हमारे पास एक कैर है, कैरेक्टर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और स्ट्रिंग है। तो सीक्वेंस में से जो हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं।
तो जैसे हेलो ही है, उससे अगर हम कैरेक्टर में ब्रेक करेंगे तो HELLO ऐसे हमारे पास पर कैरेक्टर आ जाएंगे। और उसी कैरेक्टर को जब फिर हम स्ट्रिंग में बनाने जाएंगे तो न्यू स्ट्रिंग करके अगर वही कैरेक्टर हम पास करें या वही वेरिएबल पास कर दें तो हमें एक हेलो स्ट्रिंग मिल जाएगा। इस एग्जांपल में वही दिखाने की कोशिश की गई है। ये स्ट्रिंग डेमो है, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, उसके बाद हमारे पास ये कैरेक्टर है हेलो एरे करके है HELLO इसमें हमने प्रोवाइड किया है। उसके बाद एक हमारे पास फुल स्टॉप भी है एज ए कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को आप देख सकते हो कि इसमें ये डाला गया है। और उसके बाद स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसमें ये कैरेक्टर को पास किया गया है। और फाइनल रिजल्ट जो हम जिस वेरिएबल को जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना वैलिडेशन की, तो कई बार हमें कैसे पता चलता है कि किसी ने कुछ नहीं डाला है नेम की जगह पे कुछ भी। तो हम स्ट्रिंग का हमेशा लेंथ अगर चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग सही में है या नहीं है। या स्ट्रिंग के साइज पे कई बार कैरेक्टर वगैरह में ब्रेक करना होता है। तो स्ट्रिंग में काफी यूजफुल मेथड्स है हमारे पास, उसमें से एक है लेंथ। तो अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है और डिफाइन वेरिएबल है, इसके बाद फिर से हमने एक इंट वेरिएबल लिया है और उस स्ट्रिंग पे हमने एक लेंथ मेथड, ये इनबिल्ट मेथड है, जावा ढेर सारे ऐसे मेथड प्रोवाइड करती है जो आप एज इज यूज कर सकते हो। तो जब हम ये मेथड इस वेरिएबल पे कॉल करेंगे तो हमें इसका लेंथ मिल जाएगा। अब अगर हम काउंट करते हैं तो ये 17 होना चाहिए। इस काउंटिंग में स्पेस भी आएंगे, हमेशा याद रखना। जो भी लेंथ में यहाँ पे है वो स्पेस भी आएगा, 1 2 3। और स्पेस हम काउंट ना करें, 3 3 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। अगर स्पेस के साथ करें 13 प्लस 14 15 16 17, स्पेस के साथ करते हैं तो वही लेंथ हमारे पास 17 है। उसके बाद अगर हमारे पास अगर दो स्ट्रिंग है जैसे हेलो और एक वर्ल्ड है और हमें उसे अगर एक साथ दिखाना है तो फिर हमारे पास एक मेथड है कॉनकैट स्ट्रिंग 1 कॉनकैट स्ट्रिंग 2। यहाँ पे स्ट्रिंग 2 को हम पास कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर के एक हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग बन के आ रहा है। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग लिटरल है और हम अगर इस पे डॉट देके कॉनकैट और जा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 हमने यूज किया था कॉनकैट करने के लिए। यहाँ पे अगर हम माय नेम यूज करते हैं और सेम मेथड देते हैं और पास करते हैं कोई वैल्यू, तो भी वही इफेक्ट होगा, वही रिजल्ट होगा। सेम वे में अगर हम ये ना करना चाहे मेथड यूज, इस मेथड की जगह पे हमारे पास एक प्लस साइन होता है। अगर दो स्ट्रिंग पे अगर हम प्लस साइन यूज कर देंगे तो भी हमें एक सिंगल रिजल्ट आएगा, मिल जाएगा। एक एग्जांपल है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग 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 1। यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर दिया है, लिटरल एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया है वैल्यू। अब हम लोग ये प्लस यूज कर रहे हैं, डॉट प्लस ये स्ट्रिंग 1 ये वेरिएबल का है, फिर डॉट और फिर इसका रिजल्ट है ये बेसिक कुछ मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के लिए हैं, नॉर्मली यूज होता है और काफी ज्यादा यूज होता है। और हमेशा कुछ मेथड जो है स्ट्रिंग के हमेशा याद रखना होंगे। ठीक है सर। ऑलमोस्ट इसी तरीके से सारे मेथड हैं, वो सारे देखने होंगे वन बाय वन और समझना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा। हमारे पास ना उतना टाइम है ना वो है कि हम देख सकें, तो ये करना होगा। नॉर्मली जावा ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन में खत्म हो सके। तो ये स्ट्रिंग क्लास में ये सारे मेथड्स हैं और स्ट्रिंग इतना ज्यादा यूज होता है कि हमें ऑलमोस्ट इसमें से जैसे अपूर्वा वगैरह को ही मेरे हिसाब से इसके 90% हमेशा याद रखने होंगे, मेमोरी में रखना होगा। या अदिति को भी इसके मेथड में से 80-90% याद रखने होंगे क्योंकि वो भी आईटी से है। जैसे कि हमारे पास लोअर केस में है, हमें अपर केस में करना है तो टू अपर केस हमारे पास मेथड है। स्ट्रिंग में नहीं है, ऑब्जेक्ट है, उसे टू स्ट्रिंग करना होगा, लोअर केस में करना होगा। तो इस तरीके से जैसे बीच में स्पेस है, हमें स्पेस नहीं चाहिए तो हमारे पास स्ट्रिंग ट्रिम मेथड है। तो ये सब इतने यूजफुल मेथड्स हैं कि याद करना ही करना है इन्हें, तो इसे देखना, याद करना।
एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम लोग नहीं देखेंगे, टाइम कम है। राघव, एक सवाल पूछे थे ना कि वॉइड क्यों यूज हो रहा है मेथड में, या हम लोगों ने रिटर्न टाइप पे बात किया था, वो हम लोग डिटेल में अब यहाँ पे पढ़ेंगे जावा मेथड में। ठीक है। वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, टाइप डिफाइन कर दिया, मेथड्स। नॉर्मल सिंटैक्स है पब्लिक स्टैटिक इंट फंक्शन नेम, आफ्टर इट वी प्रोवाइड parameters like int a, int b. In this example we have public static, it's a modifier. Int is our return type, so whenever someone will call this function, in return they will get a int value. This function name is our name of method. A and b, int a and b, our formal parameters. Int a, int b means if as a whole we will say something, then it's a list of parameters. And if we are saying a and b, then it's individual parameters. So our normal syntax is modifier, return type, name of method, and after that parameter list. So you have to remember this line. Whenever you are writing any program and defining method, that time you have to use exact this syntax. सबसे पहले वही मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ मेथड और पैरामीटर लिस्ट देने हैं। पैरामीटर लिस्ट ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मॉडिफायर भी अगर नहीं दो तो वो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। रिटर्न टाइप अगर नहीं देते हैं तो हमें वॉइड देना होगा। ऐसा नहीं कि रिटर्न टाइप ऑप्शनल है, या तो आप रिटर्न टाइप आप देते हो या फिर वॉइड लिखते हो। तो ये टेम्पलेट माइंड में होना चाहिए। उसके बाद फिर मेथड बॉडी है। कभी भी मेथड लिखना होगा, ब्रेन में ये है, टाइप करना स्टार्ट करो, मॉडिफायर लिखो, रिटर्न टाइप लिखो, नेम ऑफ मेथड लिखो, पैरामीटर लिस्ट लिखो। ये एक एग्जांपल है, पब्लिक स्टैटिक मॉडिफायर इंट रिटर्न टाइप, मेन फंक्शन our function name, method name, int n1, int n2 parameter list. So if some class or object calling this method and passing int n1 and int n2, then we define one local variable int min. And now we have calculation, and after this calculation we are whatever will be the result of this calculation, minimum value, we are storing inside this min or this and returning this min. So this min return type is int. That one we are mentioning here. So if instead of this int, if we are taking double n1 n2 and doing same calculation and returning same min variable, but this time we are calculating double, that time we will return double. So after defining method, we have method calling. In method calling, we are creating class object, and after it, object name dot and method name. That's a method calling. So for using a method, it should be called. There are two ways in which method is called: method return a value or returning nothing. So same thing. When we are calling any method, either it will provide a return type or it will provide a void, nothing. In this one, we have method calling. Public class example, min number. Public static void main string. After it we have int a, int b.
int A, int B, we have two variables with 11 and 6. Now we have int C. This int C is for result, for holding this result. So after int C, we call this main function AB. In this line, first we are calling this function. We are passing A and B, so we are passing 11 and 6. And after calling this function or method, whatever result we will get, that result we are assigning to C. So C will hold that value. That value it will get from minimum function method. So in this we have system out println minimum value C. So whatever result this method will provide will be assigned to C, and we will print that using system out println here. And this one is our function public static int main function int and int and 2. We have local variable that will, so in this one, first this part will hold this function return value, and this one will hold this if function return value, this local variable. Local variable scopes are limited to method. So this main variable int main will work only inside this function. And this one is instance variable. So when we will run this program, it will print minimum value 6. In this one, we have return type int. But in this example, we are not getting any return type. Here we are using simply method name. We are invoking this method, passing this number, but we are not taking any return type, not assigning that type value to any variable, not printing that one. It's just a simple method call. If it's a simple method call and we are not doing anything with that result, that time we can simply avoid a return type. In this example, it's just a method name without any return type. So after that, we have public static void. After that, it's the same name, same. So here we are calling this method. But we are indicating that we don't need any return type. We don't want any return type. This part, this value we are passing here. In this line, we are verifying this Boolean expression. And if it's true, simply we are printing here. No need to return anything. We are not returning anything. So no return statement, no return type here, just a void. Almost same example. Any doubt, Raghav, Apurva, Aditi, in void and return type? No, sir. Now we'll discuss about method overloading. In method overloading, we have 2 or more methods by same name but different parameter. So maybe we are passing int A, int B, but in same method name we can pass one value also. Same name, we can provide one more function with same name, but we can provide only one variable name. That's a method overloading. So this one is example of method overloading. In method overloading, we may write down same function. In this function, we provided same method name, we provided A and B. But here we have int A, int B, double C, double D. So in this one, we have 2 different type of variables. One type is int, one type is double. And we have to do same thing. We have to find out mean value.
in this main value, we provided same function, same method name with same logic, but only our parameter list type is different. In this one we have int, in this one we have double. So our return type is also here int, here double. All other logic code in this example, it's the same. So when we are providing same method name but different type of parameter or different number of parameter, that time it's method overloading. So legally in Java we can provide same method name if our type parameter type is different or parameter numbers are different. So this type of feature called method overloading. So why we provide such type of code or method in Java? So even we are doing same thing, we are verifying minimum value, but we have two different type. One is double and one is int. So we provided two different method, int and double. Now we will discuss about constructors. Constructors are almost same like method, but without any return type, not even void. It's a special type of method that JVM use. So inside class, the same way we are defining method, if we will define something like same method way we will define this, but we will not provide any return type like void or any return type. And if this name of this method and name of class both are same, then we will call this as a constructor. The main constructor purpose is when we are creating any Java, that time this constructor will be called. And suppose if we provided x equal to 10, this part of this method or special method or constructor, whatever we can say, this part will run at that time. In this one we have syntax are same way we provided s equal to 10, same way we provided name of method. But in this one we are not providing return type or even we are not providing void. But same way if we want to provide if else statement, loop or anything, that we can provide inside this. So when we will try to create object of this class, this my class, that time this part of code will run. That time this part will run. In our case, we have my class T1 as object, first object, my class T2 as a next object, second object. Whenever we will run this object, this line, that time this part will run. So when we are calling method, that time we are providing that method name. But when we have to run our constructor or constructor statement, that time we have to create that object. Whenever we will create object, only that time this part will run, this constructor part. So constructor is almost same like method, but it's a special one and with a special syntax. After that, we have one special method, finalize method. It is possible to define a method that will be called just before any object's final destruction. So whenever we are creating, if we are creating any object, that means somehow, somewhere we are providing some way to remove that object from JVM. So whenever we are creating any JVM, that time it will take some memory from JVM, from our RAM. So
If we are creating 10, 15 or 20 objects, that time it's okay. But if you are creating more than 50, 100, 200, 500 objects, that time it will start taking a lot of memory and it will start leaking memory. So for that purpose, we need a regular cleanup of objects. So if we have some object that's not doing any work, we have some orphan object that we need to clean up. For that cleanup purpose, we have one finalize method. So who will call this finalize method? JVM will call. Simply, if we have to provide any cleanup code, like we have to close. So if we are in Java, we are reading any file and we have to close that file before closing that object file, or we have any database connection that we want to close before shutting down our database. That type of code we will provide under this protected void finalize method. And whenever JVM will start garbage cleaning, that time this method will invoke and that cleanup part will run. So this finalize method is a special method. So like constructor, we have one more very specialized method, finalize, that JVM used, like same like constructor. So in constructor, we create object. In finalize, we do cleanup when we destroy our object. Any doubt, Raghav? Apurva? कंस्ट्रक्टर और फाइनलाइज इंटरफेरेंस समझ में आ गया? फाइनलाइज को कौन कॉल करता है? फाइनलाइज को हमेशा जेवीएम कॉल करेगा, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है जावा स्ट्रीम्स, फाइल्स एंड आईओ. A lot of time we have to read some file or we may have to write some file. For that purpose, we have Java IO library, input output library. So in our class, we will use Java IO library, input output library. After that, we will write down one variable, file input output stream in and file output stream out. And after that, if we will write down n equal to new file input stream, and inside this, we will provide a file name, like input that text. That time this Java will open that file, read it content, and it will create one stream. And that stream will be available inside our in variable. Same way, if we have to write down something, that time we have out. This one is from file output stream. Using new file output stream, we can write down any text file. So suppose a lot of we are creating online e-prescription prescription that time, or when we are generating an in-bill, that time we have to write down something as a PDF, so end user can download. That time we are using same input output libraries, but instead of this text file, we write down as a PDF file. So in this example, we are using file input stream and file output stream. File input stream for reading any file, text file, and file output stream for writing any file. For reading any file, we have to create a stream of that input file, but we have to provide that file name. And if we are writing something, some file, that time we have to provide that file name. It's just a string. So in this line, we have a file input stream. This one will read from input.text. And this one, in this line, we have int c. C will count the numbers of line
and as a cursor per line you will read or write that file. So in this example we are reading from input file. Based on this stream, now we have a cursor. C will hold the number of lines equal to in dot read. Now in this while loop, we will loop the lines of text file stream, and using out.write C, we will write down the same input to output text. So we are reading from this one, writing to this one in this example. So if in our file input text we have this line, then when we will run this example, that time it will write down this file, this line. It will create one out.text file, and inside that file it will write down this. Suppose if we have to same way we have to read and write files from our folder or our computer or laptop. Java provide IO library with filter output stream, file output stream, byte array output stream, byte array input stream, file input stream, filter input stream, string buffer input stream, and sequence input stream. So based on our requirement, we can choose any one class type we can use, and we can create stream. This one is file input stream. For input stream, we have byte array file input stream. So if we have to write down any file, we can choose this file input stream. Input stream f equal to new file input stream, and after that we can provide the path of our text file. And now we have this f as a file variable. Inside this f, we have a stream of this file, this input file. And after that, we have a lot of methods for closing, reading, finalize, that we can use, and we can read that one. So reading and writing. For reading and writing, we have a lot of options. If we want it as a byte array input stream or file input stream, or we want some buffer, that type of class we can choose, and same way we can provide new for object creation. From this library we can choose any method, we can apply same way we can create object, and from object dot, and we can provide this method name, and we can do read, we can skip any line, we can mark as a read, whatever type of operation we want we can do using input output stream and methods. So we have an example of byte stream test. In byte stream test, we have public static void main. After that, we have a byte array output stream. In this byte output array stream, we are passing 12. And after that, we have a while. Same this B output, we provided here B output. After that, we are verifying size. Here we provided 12, but here we are verifying against 10. So after that, we have inside this while we have B output dot write system dot in dot read. So in this system dot in dot read,
we are asking input from user who will compile this program and will get one notification console for this input. So the end user will provide input. After that, we have same way output we are converting into byte array. To byte array is a method, so we have to remember all the methods, main methods available inside class. And v output dot to byte array can convert this to array. And after that, we have same system out println and print the content. And after that, we have a for loop. Inside for loop, per byte we are reading here v dot x plus. And system out println it will print. Same way in output way we have the input. Same way we are writing code for loop while. And when we will run this, we will get this. We provided convert to uppercase, we provided character to uppercase method. So in this converting character to uppercase, after that this AHDF, GHK, JKL, we are first printing here. In this part, we provided this space. So we are getting this space here. In this one, we converted it as a uppercase, so we are getting it as uppercase here. Any doubt, Raghav? समझ में आया ये? समझ में तो नहीं आया होगा अपूर्वा? वेट सर, मेरा तो सिस्टम ओवरलोड हो गया। देखो, सबसे टफ पार्ट जावा में है या कहीं भी है फाइल को रीड करना और राइट करना, और हम खुद से तो कर नहीं सकते हैं। जावा ने पूरी एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की इनपुट आउटपुट के लिए। तो पूरी की पूरी फाइल को रीड करना है, पर लाइन करना है, कैरेक्टर में करना है कि बाइट कोड में करना है। बाइट कोड के बाद बीच में बफर प्रोवाइड करना है। बफर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कई बार, अगर रीड राइट काफी स्पीड चाहिए होता है या परफॉर्मेंस कैसे चाहिए होता है, तो उन्होंने कंप्लीट एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की। इसमें जो मेन क्लास है यहाँ पे, ये सिर्फ इतने नहीं है, काफी ज्यादा है, पर ये मेन क्लासेज है। ये याद करना होगा कि फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम क्या है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है। नॉर्मली हम अभी देखते हैं कि सिर्फ हम फाइल पे हम ध्यान दें, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम पे हम लोग देखेंगे अभी एग्जाम्पल। इन दोनों का यूज होगा या तो फाइल को रीड करने के लिए या फिर आउटपुट देने के लिए। अब मैंने बोला है कि जावा का ऐसा क्लास लिखो जिसमें जो भी हम दे रहे हैं, जैसे अभी अपूर्वा ने कुछ क्लास लिखा होगा सर्वर का, जिसमें हम सर्वर को कॉन्फ़िगरेबल बनाते हैं। कई बार कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम ऐसे क्लास पे या ऐसे फाइल्स में देते हैं जिसमें अलग से हम रीड कर, जैसे एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें हम दे देंगे कि ये वेरिएबल्स होने चाहिए, वहां से हमें रीड करना होगा। कई बार हमें फाइल से रीड करना होता है कुछ वैल्यू, उस टाइम में ये जावा IO हमें लाइब्रेरी चाहिए होगा रीड करने के लिए। तो पहली चीज तो है कि उतनी ज्यादा कोड हम नहीं लिख सकते हैं फाइल मैनिपुलेशन की। जावा ने हेल्प के लिए हमें फाइल्स दिया। तो हम अभी जैसे में फाइल रीड करना है तो हम फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये एक फाइल हेल्प हम लेंगे। ये लाइब्रेरी ऑलरेडी मौजूद है, हम इसकी हेल्प लेंगे जावा में। हम इंपोर्ट करेंगे IO को, लाइब्रेरी को, और हमें फाइल रीड करना है। तो इनपुट स्ट्रीम जैसे हम क्लास नेम लेते थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, सेम वही किया गया है। पर ये क्लास नेम जावा ने प्रोवाइड किया इनपुट स्ट्रीम। एफ वो वेरिएबल नेम है, न्यू से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जैसे हमने बात की थी। और जब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि हम पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम जो होता है वो एक कंस्ट्रक्टर भी रखता है, एक पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर के साथ, जो फाइल नेम लेती है। जावा की ने ये लाइब्रेरी प्रोवाइड किया, उस लाइब्रेरी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइल पढ़ना है, उसका पाथ क्या है, वो तो हमें बताना पड़ेगा पूर्वा ना, कि कौन सा फाइल रीड करना है। तो ये पार्ट जो है वो
ये पार्ट जो है वो वेरिएबल वो हम पाथ पास कर रहे हैं। मान लो कि किसी के अपूर्वा के लैपटॉप में वो डी में है, तो वो यहाँ पे वो डी लिखेगी, उसके पास वो हेलो की जगह फाइल नेम कुछ और है, वो कुछ और देगी। जैसे ही ये हम दे देते हैं ये लाइन, ये जैसे ही कंप्लीट होता है हमारे पास, इतना होने के साथ ही हमारे पास एक उस फाइल में जो भी स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब होता है कि वो कंटेंट हमारे पास आ चुका होगा, ये जावा लाइब्रेरी उसको रीड करेगी एज अ स्ट्रीम, वो इसे स्टोर करके रखेगी। अब हमारे पास एज अ स्ट्रीम या आप बोलो कि एक रॉ कंटेंट अवेलेबल हो चुका है। अब हमारे पास फाइल के कंटेंट आ गए, अब हमें उस पर जो करना वो करेंगे। हमने वैसे ही तो रीड नहीं किया, हमें कुछ ना कुछ करना है। सिंपलेस्ट यूज केस हो सकता है कि हम सारे स्मॉल को लोअर केस को अपर केस करना चाह रहे हैं। इस एग्जांपल में वही हमने किया, हमने रीड किया और अपर केस में हमने डालने की कोशिश की। तो कुछ भी किसी भी तरह से जो हमें कुछ भी मैनिपुलेट करना है, पहले हमें सबसे पहले चाहिए होगा उसका स्ट्रीम। जब तक हमारे पास स्ट्रीम अवेलेबल नहीं है उसका, चाहे वो इनपुट स्ट्रीम फाइल टाइप हो या फिर बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। या हम लोग स्ट्रिंग बफर इनपुट स्ट्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजी है फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो उसका एग्जांपल हमने सबसे पहले लिया है। तो अब आप ये सोचोगे कि फिर आपको लिखना पड़ेगा अपर केस के लिए मेथड्स, तो वो नहीं है, इन लोगों ने प्रोवाइड किया है वो मेथड। स्ट्रिंग वाले केस में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास वो है। तो ढेर सारे मेथड उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जिसको जब जहां यूज करना हो आप यूज करो। तो यहाँ पे देखो, ये लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि हमने रीड कर लिया इनपुट स्ट्रीम को, उसके बाद हमने क्या किया है कि हमें अपर केस में डालना है। तो यहाँ पे क्या है कि एज अ बाइट हमने लिया, आज उसके बाद बाइट को हमने कैरेक्टर में चेंज किया। अब उस कैरेक्टर को पर कैरेक्टर हमें अपर केस में देना होगा ना, तो उसके लिए हमने एक लूप यहाँ पे लगाया। ये भी इनपुट से रीड कर रहा है लाइन बाय लाइन, और सारे कैरेक्टर को फिर अपर केस में चेंज कर रहा है। यहाँ भी इससे पहले जो है प्रिंट द कंटेंट में यहाँ पे क्या किया गया है कि बी डॉट लेंथ से हमने उसके लेंथ पता किए हैं, एक्स प्लस प्लस ये लूप किया गया है। यहाँ पे हम कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंटलन में हमने ये स्पेस दिया है, ये स्पेस यहाँ पे आ रहा है। इस तरीके से जब इनपुट आउटपुट हमें करना होगा यूज, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये क्यों है, किस लिए है। जब पूरी फाइल का हमें यूज करना है तो सबसे सबसे इजीएस्ट है फाइल इनपुट। बाइट लेवल पे चेंज करना है तो बाइट एरे हम लोग आउटपुट स्ट्रीम या इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। स्ट्रिंग लेवल पे हमें काम करना है, स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे। तो इस तरीके से जब इनपुट आउटपुट के साथ काम करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी लाइब्रेरी, कौन सा क्लास यूज करना है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम में ही हम फाइल का पाथ, अगर इनपुट है और अगर आउटपुट है तो कहाँ हमें वो फाइल लिखना है, और इनपुट है तो कहाँ से वो फाइल रीड करना है, वो पाथ प्रोवाइड करेंगे। जब वो प्रोवाइड कर देंगे हमारे पास वो स्ट्रीम आ जाएगा वेरिएबल में, मींस वो रॉ कंटेंट आ गया। अब हमारे पास वो है हैंड में, जिसपे कि हम कुछ भी अपर केस लोअर केस, तो सबसे सिंपल हो गया, या किसी भी तरह का कोई भी उसमें मेथड लगाना हो, इनबिल्ट मेथड लगाएंगे या फिर हमें अपना खुद से मेथड प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद जो भी एंड रिजल्ट है, या तो फाइल आउटपुट के तौर पे फाइल आउटपुट हो जाएगा, या फिर अगर सिर्फ इनपुट को हम रीड करना चाह रहे हैं तो सिर्फ रीड हो जाएगा। ठीक है पूर्वा? थोड़ा सबसे टफ पार्ट है जावा का। तो पूर्वा एक्सेप्शन क्या है, आपने तो पढ़ा था, याद होगा।
जब प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो चीजें वैसी ही हो जैसा हम सोचते हैं। तो जैसे अभी हमने फाइल की बात की और अब किसी ने फाइल का नेम ही अगर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में गलत दे दिया हो तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। वहां पे वो फाइल सर्च करेगा, उस नाम से वहां पे फाइल नहीं होगा, वो एरर देगा, वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। वही एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है जहाँ पे हमारा जो नॉर्मल हम चाह रहे होते हैं कि कोड जिस तरीके से रन करे वैसे रन ना हो करके कोड बोलता है कि अब भाई एक्सेप्शन है, एरर है, आगे रन नहीं होगा, आपने कुछ गलती की है कोड में। वो एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल के लिए डाटाबेस से हमारी कनेक्शन चाहिए, हम कुछ लिखना है अपने माइस्क्ल में, लेकिन हमने डाटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड गलत दे दिया है, एक्सेप्शन है, वो नहीं रन करेगा। इस तरह का एक्सेप्शन जहाँ पे यूजर की गलती है, फाइल नेम गलत दे दिया, डाटाबेस का एक्सेप्शन, यूजर ने पासवर्ड गलत दे दिया, वो चेक एक्सेप्शन होते हैं। वहां पे जो है कि एक यूजर जो होता है ना उसकी गलती है। एक प्रोग्राम है, प्रोग्रामर आप फाइल का नाम क्या है आपके कंप्यूटर में नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं ये सब प्रोग्राम लिख के देता हूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि अपूर्वा के सिस्टम में वो फाइल कहाँ है तो अदिति के सिस्टम में वो फाइल कहाँ है। एज अ प्रोग्रामर मैं वो स्पेस प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे फाइल नेम देना है, लेकिन देने का काम उसका है जिसको रन कर रहा है, और वो सही दे। और वो सही नहीं देता है तो रन नहीं करेगा, एक्सेप्शन आएगा। तो इसे हम चेक एक्सेप्शन बोलते हैं। इसके अपोजिट वो एक्सेप्शन जो एज अ प्रोग्रामर मैं अवॉइड कर सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं किया, जैसे नल पॉइंटर, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये सब ऐसे हैं जो एक्सेप्शन मुझे पता होंगे कि मुझे चेक करने थे प्रोग्राम में, मैंने नहीं किए, मैंने गलती किया जब प्रोग्राम, वो रन टाइम एक्सेप्शन है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है, जैसे मेमोरी वगैरह चला गया ज्यादा, हमने 125 असाइन किया और 256 जेबीएम ले रहा है, उस ढंग की चीजें जो होंगी वो एरर्स में आएंगी। इस तरीके से हमारे पास एक्सेप्शन होता है, चेक एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन और एरर्स। हेलो। हेलो, हाँ राघव। हाँ, हाँ राघव बोलो। मैं कह रहा हूँ सर, जब हम रन करते हैं किसी भी इस प्रोग्राम को तो वो बता देता है कि कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एक्सेप्शन है। नॉर्मली जब हम प्रोग्राम कंपाइल कर रहे होते हैं ना तो कंपाइलर हमें बता देता है कि कहाँ पे हमने गलती की है। और रन टाइम में भी हमें लॉग्स दिख रहे होते हैं, रन के टाइम में लॉग्स वो एज अ प्रोग्रामर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या गलतियां हो रही है। ऑलमोस्ट मीन्स कई बार होते हैं कि आंसर ऐसे होते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कहाँ किस लाइन में प्रॉब्लम है, पर हमें पता होता है। और नॉर्मली जो एक्सेप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमेशा पता होता है, मीन्स एक्सेप्शन के साथ वो जिस लाइन पे वो प्रॉब्लम आएगी वो हमेशा पता होता है। जैसे ठीक है। जैसे लेकिन ढूंढना कई बार मुश्किल है। जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, कई बार हमें पता होता है लेकिन फिर ब्रेक पॉइंट वगैरह बनाने के बाद, डिबग करने के बाद ही पता चलता है कि कहाँ से नल पॉइंटर आ रहा है। लेकिन अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, हमें पता होता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है या किस तरह का एक्सेप्शन है। तो इसके लिए हमारे पास जावा में वही एक सबसे बड़ा क्लास है थ्रोएबल, उसके बाद एरर है, फिर एक्सेप्शन क्लास है। एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास आईओ एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, इस तरह के एक्सेप्शन हैं। और जावा खुद से हमारे पास हमारे लिए बिल्ट इन एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है। और ये एक्सेप्शन हमेशा जावा लैंग पैकेज, जैसे हम लोगों ने पैकेज की बात की थी ना, जब ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे भी जावा आईयू की बात कर रहे थे हम लोग, जावा लैंग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा एक पैकेज है जिसके अंदर एक्सेप्शंस है। तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शंस है जो एज अ प्रोग्रामर हमें अवॉइड करना होता है। तो इसकी लिस्ट है और इसे देखना काफी जरूरी है, और अपूर्वा और अदिति को इसे याद भी करना होगा।
जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, एरे इंडेक्स ऑटो बाउंड एक्सेप्शन है, एरे स्टोर एक्सेप्शन है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है, इलीगल मॉनिटेशन एक्सेप्शन है। इसमें अरिथमेटिक, एरे इंडेक्स आउट ऑफ, नल नंबर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब सबसे ज्यादा आते हैं एरर्स जब हम कोड लिख रहे होते हैं। और एज ए प्रोग्रामर हमें देखना होगा कि ये गलतियां ना हो। ये बिल्ट इन एक्सेप्शन है, पर सपोज हमें भी एक्सेप्शन देने होते हैं, कस्टम हमें अपने एक्सेप्शन प्रोवाइड करने होते हैं। जैसे बैंकिंग के लिए हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमें लिखना होता है एक्सेप्शन अनसफिशिएंट अमाउंट एक्सेप्शन, या अकाउंट नंबर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इस तरीके के एक्सेप्शन हमें भी लिखने होते हैं, या जावा वालों ने ये हमें ऑलरेडी बना के दिया ताकि हम इसे यूज कर सकें। तो ये लिस्ट थी रन टाइम एक्सेप्शन की। सेम वैसे ही हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन है, जैसे हमने अभी बात की थी कि फाइल हमें ना मिल रहा हो, क्लास ना मिल रहा हो, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन है। तो उसमें हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन भी डिफाइन है जावा लाइन में, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। तो इस तरह से हमारे पास है जावा की तरफ से काफी कुछ। और उसके बाद एक्सेप्शन के लिए हमारे पास थ्रोएबल क्लास है, जो सबका पेरेंट क्लास है। उसमें कुछ मेथड है जो काफी यूजफुल है। कल अगर कस्टम एक्सेप्शन भी बनाने जाओगे, इसी मैसेज को यूज करोगे। अभी जैसे राघव ने पूछा कि कैसे हमें पता होगा कि कहाँ या कैसे हो रहा है, या हमें पता होगा या नहीं। हमारे पास एक है पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज। नॉर्मली हम इसे ओवरराइड करते हैं, और इसका जानबूझकर के हम प्रोवाइड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन, और यही मेथड हमें बता रहा होता है कि क्या एरर आया है या क्या एक्सेप्शन आया है। एक डिटेल मैसेज जो है ना एक्सेप्शन के बारे में, वो यही मेथड देता है। उसके बाद गेट मैसेज है, जो हम काफी अच्छे से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में काफी अच्छे से प्रोवाइड कर सकते होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये भी है कि काउच, गेट काउच। तो उसमें हम जो है ना वो एक मशीन की तरह, एक मशीन रीडेबल टाइप हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है। वो थ्रोएबल ऑब्जेक्ट जो एरर दे रहा होता है ना, वो हमें यहाँ मिलता है। इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड हैं 3-4, टू स्ट्रिंग वगैरह, जो हम काफी ज्यादा यूज करते हैं एक्सेप्शंस में डिफाइन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारे पास एक्सेप्शन आ रहा होता है, तो उस एक्सेप्शन को कैसे, मीन्स क्या तरीका होता है कि उस एक्सेप्शन को हम कवर करते हैं, या प्रोग्राम में हम इस तरीके से लिखते हैं कि वो एक्सेप्शन ग्रेसफुली रन करें। उसके लिए हमारे पास एक खास, जैसे हम इफ एल्स वगैरह पढ़ रहे थे ना, वैसे ही ट्राई कैच है। तो जब हमें पता होता है कि ये मेथड हमें एक्सेप्शन देगा, जैसे हमारे केस में था जब हम फाइल रीड करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें पता था कि फाइल का जो भी एड्रेस होगा जहाँ वो फाइल है, वो नहीं भी हो सकता है। वहाँ यूजर फाइल का नेम गलत भी टाइप कर सकता है। तो इस तरह की चीजें जहाँ पे हमें पता है कि गलतियां होंगी, वहां पे वो एक तरह से सेफ्टी नेट है। वहां पे हम पहले ही वार्न कर देते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह के कोड को हम एक तरह से आइसोलेट कर रहे होते हैं। एक सेपरेट कंटेनर बोलो, सैंडबॉक्स बोलो, उसके अंदर वो रन करना होता है। तो वो है ट्राई कैच। तो ऐसा कोई भी कोड जिसमें हमें डाउट है कि एक्सेप्शन आएगा, इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रन करवाते हैं। सबसे पहले ट्राई देते हैं। ट्राई का मतलब ये है कि भाई इसके बाद जो मेथड आएगा वो एक्सेप्शन की कहानी है। उसके बाद हम प्रोटेक्टेड कोड देते हैं। उसके बाद ये कोड जो हम दे रहे हैं ट्राई के बाद, यहाँ ये पार्ट, वो कोड किसी भी तरह का एक्सेप्शन दे सकता है हमें। जब एक्सेप्शन देगा तो उसे हमें कैच करना होगा। कैच क्यों करना होगा? तो जब एक्सेप्शन आया तो उसके बाद एक तो हमें देखना है कि एक्सेप्शन क्या था, क्यों था, और उसके बाद कुछ मीनिंगफुल भी हमें मैसेज वगैरह प्रिंट करने हैं। तो उसके लिए ये है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन का जो हमें उम्मीद है या पता है कि एक्सेप्शन आएगा, एक्सेप्शन को राइट डाउन करते हैं, वेरिएबल लेते हैं, और उसके बाद वो जो हमारे पास टू स्ट्रिंग या फिर गेट मैसेज वगैरह मेथड है वो कॉल करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। इस एग्जांपल में अगर राघव और अपूर्वा देखोगी तो सब कुछ वही है।
बस ये लाइन नया है जो वैसे हम लोगों ने सही से पढ़ा भी नहीं है अभी। तो इंट ए है, एक एरे हमने डिफाइन किया है जिसका साइज हमने डिफाइन किया है 2। तो ये एरे किसी भी 2 मींस अप टू 1 और 2 मींस 2 एलिमेंट को ये होल्ड कर सकता है। जैसे अगर हम बोले कि 1 और 2, तो ये 2 को होल्ड कर पाएगा, 2 इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर सकता है ऐसे। ये 3 नहीं कर पाएगा, इसमें हमने साइज डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिस्टम आउट में ए उसके बाद हमने 3 दिया, मींस हमने डिफाइन तो 2 तक का ही किया है, लेकिन चाहते हैं कि 3 प्रिंट हो, तीसरा एलिमेंट प्रिंट हो। अब हमें अच्छे से पता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आना ही आना है। ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कहाँ से है, तो ये अगर हम देखते हैं, ये है हमारे पास जावा ने पहले ही कर रखा है, दे रखा है। ये एरर आना ही आना है, एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। ट्राई के अंदर हमने इस कोड ब्लॉक को दिया है और कैच के अंदर हमने सेम इसी एक्सेप्शन को, हमें पता है कि एक्सेप्शन आएगा, ये एक्सेप्शन हमने दिया, डिफाइन किया। ई उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, जैसे ही एक्सेप्शन आएगा इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम यहाँ कैच कर रहे हैं। ये इसका एक्सेप्शन जैसे ही आएगा वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। अब सिस्टम आउट प्रिंट एलन में हमने ई को प्रिंट कर दिया, उसी ऑब्जेक्ट को। और अगर हम इस चाहें तो इस ई डॉट गेट मैसेज वगैरह या कुछ भी यहाँ दे सकते हैं, पर नॉर्मली इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने बस सीधे उस ई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल दिया। तो प्रिंट एलन हम उसका सिस्टम आउट डाल रहे हैं और हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। राघव, इसे अच्छे से समझ के बताओ कि इस प्रोग्राम में कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई है, बताओ। इसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इस वाले को हाँ, ये जो है ना, ये प्रोग्राम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है पूछो। नहीं सर, बस वही वाला पॉइंट था, वो इंट ए न्यू इंट वाला जो आपने बताया। बाकी तो ये ऊपर हुआ वही था। देखो ये जो है ना, अगर हम इसकी जगह कुछ और लिख रहे होते हैं, फाइल एक्सेस कर रहे होते हैं, फाइल के लिए प्रॉब्लम होता, तो हम उससे रिलेटेड एक्सेप्शन देते। तो ये एक्सेप्शन किस तरह का एक्सेप्शन आएगा उस हिसाब से चेंज होगा। और अगर जब समझ में ना आए बिल्कुल भी, तो सबसे जो पेरेंट क्लास है इसका एक्सेप्शन, उसी एक्सेप्शन ई भी दे सकते हो, लेकिन उस टाइम में जो मैसेज होगा वो काफी मीनिंगफुल नहीं होगा। तो कौन सा यहाँ पे देना है वो हमेशा यहाँ से पता चलेगा। ये छोटा सा लिस्ट है पर मेन लिस्ट है, ये हमेशा याद रखना होगा। ठीक है सर। ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर आएगा। ये टेम्पलेट हमेशा माइंड में रखना, ये टेम्पलेट है, एक्सेप्शन का नेम है, एक्सेप्शन नेम यहाँ से उठाओ, या अगर कस्टम अपना एक्सेप्शन दिए होगा तो वो एक्सेप्शन होगा। उसके बाद एक वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये कैच कीवर्ड देना है, ये ट्राई देना है। अब जैसे हमने बोला था ना कि एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास भी दे सकते हैं, वैसे ही एक्सेप्शन एक से ज्यादा टाइप का भी आ सकता है। तो कैच ब्लॉक एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये टेम्पलेट है एक से ज्यादा कैच ब्लॉक के लिए। बस ये याद रखना कि जो एक्सेप्शन है ना, टाइप अलग अलग, वो ये ट्राई एक ही है, सिंगल। इस कैच ब्लॉक में डिफरेंट एक्सेप्शन हम लोग कैच कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट एक्सेप्शन कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट एक्सेप्शन कर रहे हैं। ये इसका एग्जांपल है। इसमें क्या कर रहे हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम जो हम लोगों ने कुछ देर पहले जो फाइल इनपुट स्ट्रीम वगैरह देखा था, वहां से वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं रीड करने का। और यहाँ पे हमने आईयू एक्सेप्शन को भी कैच किया है और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को भी कैच करने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि आईयू एक्सेप्शन जो है वो पेरेंट क्लास है। तो सबसे पहले जो पेरेंट क्लास है ना, वो सबसे लास्ट में आएगा।
सबसे पहले फाइल नॉट फाउंड आएगा, उसके बाद आईओ एक्सेप्शन आएगा। अगर हम आईओ एक्सेप्शन पहले देते हैं तो सिर्फ यहीं पे भी सारे एक्सेप्शन कैच हो जाएंगे। ये पेरेंट है तो इसके नीचे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन के जितने भी लॉग्स हैं वो यहीं आ जाएंगे आईओ एक्सेप्शन में, और ये पार्ट नहीं होगा, वैलिड ही नहीं है। तो एक से ज्यादा कैच हम देते हैं कैच ब्लॉक, तो हमें ये भी देखना होता है कि ऑर्डर क्या है एक्सेप्शन का। तो हमेशा जो है नैरो एक्सेप्शन जो होगा वो सबसे टॉप पे होगा, और जो पेरेंट है जो सबसे वो एक्सेप्शन बड़ा है, जैसे हमारे पास सबका पेरेंट है एक्सेप्शन, उसके बाद आएगा आईओ एक्सेप्शन, उसके बाद है फाइल इनपुट एक्सेप्शन। तो हमेशा वो एक मेंटेन करना होगा कि सबसे पहले कौन आएगा। जो फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है वो सबसे पहले आएगा, पेरेंट सबसे बाद में आएगा। ये समझ में आया? तो समझने के लिए मेन एक्सेप्शन। सर हाँ हाँ बोलो। हेलो हेलो। सर, ये पूछना कैसे समझेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन छोटा है, कौन सा किसके अंडर आएगा, उससे छोटा कौन सा है, फिर सबसे टॉप पे कौन सा आएगा? हाँ, ये हमें लिस्ट देखना होता है, या फिर जावा इसका पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर रही होती है, या फिर जैसे हमें पता है कि आईओ एक्सेप्शन जो है जैसे ऐसे भी समझना होगा कि सबसे बड़ा पेरेंट एक्सेप्शन है, उसके बाद हमारे पास जावा क्लास है जिसमें कि हमारे पास आईओ है पैकेज। आईओ पैकेज के अंदर फिर हमारे पास है फाइल का। तो सबसे पहले कौन है क्लास हायरार्की में वो हमें देखना होता है। तो नॉर्मली जावा डॉक्यूमेंट में या बुक्स में ये हर जगह ये मेंशन होता है, और काम करते करते भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि कौन टॉप लेवल पे है। ओके, ठीक है। और ये प्रॉब्लम मल्टीपल कैच ब्लॉक में आता है मेनली, और कई डेवलपर्स, और हमें पता होता है कि कोई देख नहीं रहा है, या फिर उस तरीके से अगर टाइम की कमी है, और तो कई बार हम डायरेक्ट डिफरेंट एक्सेप्शन कैच करने की जगह पे सबसे पहले पेरेंट क्लास दे करके ही काम खत्म भी करते हैं। वैसे इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए, पर ऐसा भी होता है कि हम एक स्टेप बाय स्टेप अलग अलग एक्सेप्शन को कैच करने की जगह पे डायरेक्ट सबसे पेरेंट क्लास को ही कैच कर सकते होते हैं या कर लेते हैं। लेकिन कई बार जैसे हम ट्राई कैच ब्लॉक नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं और चेक्ड एक्सेप्शन है, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम मेथड के साथ एक कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद हम बता देते हैं कि ये मेथड ये एक्सेप्शन देगा। अब उस मेथड को जिसे कॉल करना है वो अब ट्राई कैच ब्लॉक करता रहे। तो मान लो कि कोई डिपॉजिट डबल अमाउंट, ये हमने एक बैंकिंग के लिए अगर किसी ने कुछ लिखा है और वो डिपॉजिट अगर एक्सेप्शन देगा, तो हम उस मेथड को मार्क कर देते हैं, और मार्क करने के बाद हम बता देते हैं कि ये एक्सेप्शन आएगा। और उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे लास्ट में हम फिर से क्या करते हैं कि उस एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट देते हैं, ये लाइन, और ट्राई कैच जो भी इसे इम्प्लीमेंट करेगा वो फिर इम्प्लीमेंट करता रहेगा। सेम वे में अगर हम इनसफिशिएंट फंड के लिए इस तरीके से लिख रहे होते हैं, सेम वैसा ही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जो हम देख सकते हैं डिटेल में। लेकिन अभी हम लोग कस्टम एक्सेप्शन नहीं देख रहे हैं, इस वजह से ये पार्ट अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, पर ये भी एक तरीका होता है करने का। के बाद हमारे पास है एक फाइनली कीवर्ड।
ट्राई और कैच के बाद भी जब एक्सेप्शन आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि मेथड लेवल पे हमें कुछ चीजें करनी होती है, मीन्स वो एक्सेप्शन आए ना आए, जैसे डाटाबेस वगैरह से कनेक्शन वगैरह को क्लीन अप करना है, फाइल को क्लोज करना होता है। इसके लिए हमारे पास एक फाइनली कीवर्ड होता है जो ट्राई कैच के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो ये है सिंटेक्स, ट्राई कैच कैच फाइनली। तो इसमें बस वही है कि कुछ भी हो जाए फाइनली रन करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल में ये पार्ट है, ये एक्सेप्शन आए ना आए जो भी हो तो रन करना है फाइनली कीवर्ड को। अब है कि हम अपना एक्सेप्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी इनसफिशिएंट फंड वगैरह के लिए, या अकाउंट नॉट फाउंड, या फिर यूजर नॉट फाउंड, इस तरह के एक्सेप्शन हमें लिखने पड़ते हैं। काफी सिंपल है, हमें पता है कि सब सारे एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास एक्सेप्शन है, तो हम अपने क्लास को लिखते हैं और उसे एक्सटेंड कर देते हैं और पेरेंट क्लास का नाम उसके बाद देते हैं। यहाँ पे इस लाइन में हम एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट क्लास को, पेरेंट क्लास एक्सेप्शन पेरेंट क्लास को। तो हमें अगर एक एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन अपना अगर क्रिएट करना है तो हमारे पास है पब्लिक क्लास, उसके बाद जो भी एक्सेप्शन हम राइट करना चाहते हैं वो, उसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड है, उसके बाद हमारे यानी ये पेरेंट एक्सेप्शन वो देना ही है। एक्सेप्शन पेरेंट हम लोगों ने वो वहां पे कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। उसके बाद सेम सिंपल क्लास है, जैसे हमें जो लिखना हो वो हमने लिखा है, और कहीं भी इसे अब एज हम एक्सेप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेम उसी क्लास को जिसने हमें लिखा था एज एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं। इसमें हमने प्राइवेट डबल अमाउंट दिया, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर है इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन डबल अमाउंट। जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा वो ये डबल अमाउंट पास करेगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा, और बस हमने एक गेट अमाउंट यहाँ पे दिया है और रिटर्न अमाउंट हम कर रहे हैं। बस ये सिंपल हमने इतना कोड लिखा, बस यही है इसमें कि हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया एक्सेप्शन को। जब हम यहाँ पे चेकिंग अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी हमने दिया है, इंट नंबर है, नंबर से वेरीफाई कर रहे हैं कौन सा अकाउंट है। यहाँ पे डिपॉजिट है, डिपॉजिट में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डबल अमाउंट हम डाल रहे हैं, दे रहे हैं। उसके बाद ये लाइन है जहाँ पे हम बैलेंस, यहाँ पे जो बैलेंस है इस वेरिएबल को सेट कर रहे हैं उस अमाउंट से। उसके बाद हमारे पास है ये, अब यहाँ पे हमने ये कहा कि ये एक्सेप्शन आ सकता है अगर अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा तो। अब हमने क्या किया है कि जब हमें यहाँ पता चल गया कि अमाउंट सफिशिएंट नहीं है तो हमने इसका क्लास बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इस एक्सेप्शन का न्यू कीवर्ड यूज करके, और जो हमें फंड चाहिए था नीड्स वो हमने पास कर दिया। वो वैल्यू यहाँ करके ये अमाउंट में चला जाएगा, ये डबल अमाउंट 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 यहाँ आया, ये अमाउंट हो जाएगा और यही अमाउंट ही रिटर्न कर देगा। अब इस एक्सेप्शन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यू हमने पास किया है, उसके बाद ये डबल बैलेंस गेट नंबर ये हमारी इस क्लास के वेरिएबल्स के लिए हैं। तो हम इसे टेस्ट करते हैं, अगर उसके चेकिंग अकाउंट के लिए अपने ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें हम ये पास कर रहे हैं 181 कि इनके अकाउंट में इतना ये है, ये प्रिंट होगा, डिपॉजिट होगा। उसके बाद ये ट्राई ब्लॉक है। अब इस ट्राई ब्लॉक में जैसे हम जावा के प्रोवाइड की हुए एक्सेप्शन लिख रहे थे वैसे ही हम इस ट्राई ब्लॉक में अब इनसफिशिएंट एक्सेप्शन हमने लिखा है, और इस कैच के अंदर जो है हमें दिया है सॉरी बट यू आर शॉर्ट ऑफ
और ये ई डॉट गेट अमाउंट, ये ई वही हमारे जो लिखे हुए एक्सेप्शन थे उसके ऑब्जेक्ट हैं, और ये गेट अमाउंट मेथड हमने वहां प्रोवाइड किया था। इस तरीके से हम अपना कस्टम एक्सेप्शन राइट कर सकते होते हैं। ये समझ में आया? अपूर्वा, समझ में आया? देखो, जब हम एक एक्सेप्शन लिख रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, यही है ना कि वो आप जितना निकालना चाह रही है बैंक से उससे कम बैलेंस है आपके पास, तो हमने एक एक्सेप्शन इसके लिए लिखा। लेकिन इस एक्सेप्शन क्लास पे करना क्या है? एक्सेप्शन क्लास बस यही बता पा रहा है या बता रहा है कि भाई कितना अमाउंट कम है। तो बस हमने ये जो है ना एक डबल अमाउंट, एक वेरिएबल हमने ले लिया। ये पार्ट, ये एग्जांपल, देखो इतना तो पता होगा कि कोई भी पेरेंट क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी सब क्लास एक्सटेंड कर सकता है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन ट्राई कैच ब्लॉक में आता है, थ्रो किया जाता है, वो सारे एक्सेप्शन से ही होने चाहिए, सबके पेरेंट एक्सेप्शन होना चाहिए। जितने भी हमारे पास, तो क्या है कि हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपली एक्सेप्शन क्लास को एज ए पेरेंट बना दिया है और हमने अपना क्लास बना लिया है इनसफिशिएंट एक्सेप्शन। ये करने के बाद क्या हुआ है कि ये अब एक्सेप्शन की फैमिली में शामिल हो गया। अब ये अपने आप को एक्सेप्शन का ही मेंबर समझेगा, अब इसका पेरेंट है एक्सेप्शन। अब इसके बाद क्या कर रहा है कि एक्सेप्शन जो भी सिंपल मेथड प्रोवाइड कर रही है, प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर रही है, उसको वो अब बोल रहा है कि तो फैमिली मेंबर है, तो फिर फैमिली प्रॉपर्टीज इसे भी मिल गया ना यहाँ पे। अब ये एक्सेप्शन बन गया। इस लाइन का मतलब हुआ कि अब ये एक्सेप्शन का पार्ट है, एक्सेप्शन है। तब जहां कहीं भी हम, जैसे इससे पहले इनबिल्ट जावा एक्सेप्शन यूज करते थे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वगैरह, उसकी जगह पे अब ये यूज हो सकता है। ये लाइन का ये मतलब हो गया। अब ये इतना भी काफी है, अगर हम अब इसके बाद भी सिर्फ यही दे दे तो ये भी चलेगा, पर हम चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल एक वैल्यू या फिर कुछ एक ऐसा मैसेज प्रोवाइड करें यूजर को। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि आपका फंड में उतने पैसे नहीं है, तो कितने पैसे नहीं है वो भी हम प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमने एक प्राइवेट डबल अमाउंट ले लिया, ये वेरिएबल, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आप अगर देखोगे यहाँ देखो, जब भी हम लोग जब भी वैसा मेथड जिसे हमें पता है कि वो एक्सेप्शन देगा, वहां पे जब हम थ्रोज करके जो यहाँ पे दे रहे हैं और यहाँ पे जो थ्रो कर रहे हैं, तो हमेशा न्यू कीवर्ड के साथ करते हैं। ये न्यू यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा। न्यू करते हैं, इसका मतलब है कि जो भी एक्सेप्शन है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं। ये न्यू कीवर्ड जावा में जब भी यूज हो तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें पता है कि हम जब थ्रो करते हैं जब एक्सेप्शन को, तो उसका ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, और हमें ये भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं हम, उस टाइम में हम चाहें तो कोई भी वैल्यू कंस्ट्रक्टर से लेकर के किसी वेरिएबल को दे सकते हैं। यहाँ पे उसका फायदा उठाया गया है। आप अगर ये देखती हो, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन और ये क्लास का नेम दोनों सेम है। यहाँ पे किसी भी तरह का रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी वो थ्रो करेगा एक्सेप्शन, कोई भी क्लास न्यू कीवर्ड यूज करेगा, अगर उसमें हम एक पैरामीटर पास कर दे, वो पैरामीटर से ये वैल्यू हम यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया डबल अमाउंट। अब कोई भी जब इसे न्यू ऑब्जेक्ट करके इसे कॉल करेगा और वैल्यू देगा, वो वैल्यू हम यहाँ पे ले सकते हैं। और ये पार्ट जो आप देख रही हो, इसमें ये बस उसी अमाउंट को
इस वेरिएबल में स्टोर किया गया है। और हमने स्टोर कर दिया तो एक गेट अमाउंट एक मेथड दिया गया है जिससे हम ये वैल्यू को बाहरी क्लास ले सके। बस यही किया गया इस क्लास में। अब हमारा जो ये रियल है जहाँ पे बैलेंस चेक हो रहा है, जो थ्रो करेगा इनसफिशिएंट एक्सेप्शन, उसमें आते हैं। ये नॉर्मल हमारा बैंकिंग का एप्लीकेशन है, चेकिंग अकाउंट है, डबल बैलेंस है, नंबर है, नंबर एक अकाउंट नंबर है। किसी ने अकाउंट नंबर डाला, नंबर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो है तो डिपॉजिट, कोई भी अमाउंट हमने डिपॉजिट कर दिया, अब बैलेंस आ गया। अब यहाँ मान लो कि किसी ने 50 रुपए डाले, डबल अमाउंट, ये अमाउंट बैलेंस में गया। यहाँ पे ये एक्चुअली लिखा गया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज किया गया है, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। इस लाइन का ये मतलब है। तो किसी ने जब ये डिपॉजिट 50 रुपीज किया तो ये बैलेंस हमारे पास 50 हो गया। अब आओ विड्रॉ में। यहाँ पे क्या किया गया है कि विड्रॉ किया जा रहा है अमाउंट, और यहाँ पे हमने कहा कि ये थ्रो करेगा इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी अमाउंट वैल्यू आ रहा है उसे हम बैलेंस से वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे आप पैसे निकालने जाओगी तो हमेशा वो एक वेरीफाई तो होगा ही कि आपके बैलेंस उतने हैं या नहीं। तो यहाँ पे वो वेरीफाई हो रहा है बैलेंस और अमाउंट को। अगर ये वेरीफाई हो गया तो सही है, नहीं हुआ, अगर आपके अमाउंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो इफ एल्स में ये पार्ट रन करेगा। अब हमारे पास डबल नीड्स आया, अमाउंट और बैलेंस आया। इसका मतलब है जैसे ये पार्ट में हमें पता चल चुका है कि बैलेंस नहीं है यूजर के पास, ये तो हमें यही क्लियर हो चुका है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गया, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि नीड्स, यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने अमाउंट की जगह नीड्स में कितनी कमी है, कितना अभी चाहिए हो, पहले में पता चल चुका है कि भाई इतने पैसे तो तेरे पास है नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहती तो आपके बैलेंस से कम ज्यादा है। सीधे सीधे यहाँ अमाउंट पहले लिख दिया गया, बैलेंस लिख दिया गया। अब यहाँ मान लो कि हमारे अकाउंट में 400 था और मैंने 500 निकालने की कोशिश की, तो अब इस लाइन तक आते आते नीड्स में हमारे पास 100 आ चुका होगा ऑलरेडी। मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू हमें पहले ही पता चल चुका था कि कम है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता चल चुका है कि 100 रुपीज हमें कम पड़ रही है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि भाई ये नहीं भी हम देते तो ये तो रन करता, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब पैसे हैं ही नहीं तो आगे रन करवाना, आप तो बताना पड़ेगा यूजर को कि भाई प्रॉब्लम है, ये क्लास रन नहीं होगा, आपको विड्रॉ नहीं होगी मनी। तो हमने एक थ्रो कीवर्ड यूज किया और उसके बाद हमने अपना कस्टम एक्सेप्शन दिया। लेकिन गौर करो न्यू पे, हम इस इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन जो हमने अभी बनाया था, जो हमारा अभी कस्टम एक्सेप्शन था, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसी लाइन में। पहले क्या था, हम करते थे कि एक वेरिएबल में लेते थे, करते थे ना। यहाँ क्या हो रहा है अभी कि सेम लाइन में हमने किया है, थ्रोज पर न्यू यूज कर दिया और इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन तो किया ही, और उसमें हमने एक नीड्स ये पैरामीटर यहाँ डाल दिया। इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि दो काम कर रहे हैं। पहला, हम ऑब्जेक्ट जो हमने कस्टम बनाया था क्लास उसका क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद उसका एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। इस लाइन पे ही आते हैं, अब हम देखते हैं कि कंट्रोल जो रनिंग एग्जीक्यूशन है वो कहाँ जाता है। तो फिर से हम वापस आते हैं हमारे एक्सेप्शन वाले पे। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है एक्सेप्शन का, अमाउंट एज एन नीड जो वैल्यू था वो यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू से, जब भी आया वो तो यहाँ पास होके आ गया। अब जो नीड अमाउंट था, जो 100 था, जो हमें 100 चाहिए था, वो यहाँ की स्टोर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है प्रभा? अब हमारे पास तो ये देखो, ये क्या है, प्राइवेट है ना, ये प्राइवेट है ना। तो जब प्राइवेट वेरिएबल होता है तो हमेशा गेटर सेटर हम देते हैं लेने के लिए। इनकैप्सुलेशन जैसे हमारे जावा का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो ये प्राइवेट है, ये वेरिएबल वैसे भी एक्सेसिबल नहीं कर सकता है। सिर्फ इसके लिए हमारे पास ये दिया गया था गेट अमाउंट। यहाँ से यहाँ तक तो कंस्ट्रक्टर ही था, जो न्यू वर्ड यूज हुआ इस वजह से ये कॉल हुआ, वैल्यू लेकर के ऑब्जेक्ट बना, ये अमाउंट से ये अमाउंट आया, लेकिन ये प्राइवेट है। अब आप ये पार्ट अगर देखती हो तो ये पार्ट है जो अमाउंट रिटर्न कर रहा है। ये नीड कितना था ये एक्सेप्शन में हमारे पास आ गया, लेकिन अब वो कितने की जरूरत थी, ये अगर हम एक्सेप्शन मीन्स जब एक्सेप्शन का जो लॉग्स आएंगे उसमें हमें शो करना है कि कितना का नीड था।
वो गेटर मेथड है। ये गेट डायरेक्ट प्राइवेट एक्सेस नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे ये पब्लिक, ये एक मेथड है, ये रिटर्न है। अब आप देखो यहाँ जब ये एक्सेप्शन आया तो अब वही वो आपका इस एक्सेप्शन में, इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास वो वैल्यू मौजूद है। अब इसी को यहाँ रन करवाया गया है। सबसे पहले 500 डिपॉजिट करने की कोशिश की गई है, 100 वगैरह को जो भी करने की कोशिश की गई है। उसके बाद जो है विड्रॉ 600 करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ये पार्ट जब आप देख रही हो तो कैच वहां पे हमने न्यू बना के थ्रो कर दिया, तो ऑलरेडी वो पार्ट तो अब रन कर रहा है। तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट अब यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कैच कर लिया। अब जो भी ऑब्जेक्ट वहां कैच होकर के आया है उस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी वो कितना हमें जरूरत थी, नीड, वो ऑलरेडी आ चुका है। अब जब हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है कि 100 की नीड थी इस ऑब्जेक्ट में है, या ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, वेरिएबल ऑलरेडी सेट है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे गेट मेथड कॉल कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास जब इसका है, इस एक्सेप्शन का अब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट पे डॉट गेट अमाउंट हम करेंगे तो ये वैल्यू हमें आ जाएगा ना। देखो वही किया गया, सिस्टम आउट println सॉरी बट यू आर शॉर्ट ई डॉट गेट अमाउंट। ये ई ऑब्जेक्ट है, गेट अमाउंट मेथड है, वही कॉल किया गया। ये इसका आउटपुट है। समझ में आया पूर्वा? कोई कंफ्यूजन? राघव समझ में आया? सही पॉइंट। क्या हुआ?